साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में पिछली बार अपन एल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे और आज उसे आगे चलेंगे। और अपन ने पेंटेन अपन बताया था कि पेंटेन के तीन समावी होते हैं और समावी और संजात में क्या अंतर है ये भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। और ये एग्जाम में क्वेश्चन इसके बारे में भी आते रहते हैं। इसके बाद में अपन एक एल्केन के बाद अपन पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2, ठीक है, एल्कीन। और आपको An बराबर 1 लगा दूं तो CH2 बनता है, ये रेडिकल है, बाय रेडिकल, ठीक है ना। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, आपके डबल बॉन्ड होता है। N बराबर 2 लगाऊंगा तो आप में बन जाएगा C2H4, इसे बोलते हैं एथिलीन, ठीक है ना, है ना। एथिलीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ना भाई, एथिलीन ही बोलते हैं इसे, ये है इसका फॉर्मूला। एथिलीन क्या है, आपके उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है, गैस है, ठीक है ना। और कच्चे फल वगैरह पकाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है जिनमें एकाएक या अचानक परिवर्तन हो जाए, है ना, एकाएक परिवर्तन हो जाए उसको उत्परिवर्तन बोलते हैं। हॉलको डी व्रीज करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में खोज की थी, तो ये भी उसके लिए जिम्मेवार है। इसका एक एच हटाऊं तो जो ग्रुप बनेगा उसको बोलेंगे क्या, आपका वाइनिल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाइनिल। अगर आपको बोला जाए कि वाइनिल क्लोराइड लिखो तो क्या बोलेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, वो Cl कर देंगे, वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। समझ के बात आ गई नहीं। अगर N बराबर मैं 3 कर दूं तो आपको बनेगा C3H6, यह आपकी प्रोपीन हो गई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रोपीन। प्रोपीन में से एक ग्रुप अपने को याद रखना है, तो बहुत सारे हैं, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, इससे H हटाएंगे ना, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड से जो नहीं जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड से जो नहीं जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप से H हटाएंगे तो जो ग्रुप बनेगा उसको एलिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एलिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलिल क्लोराइड लिखना है, एलिल एल्कोहल लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, Cl लगा देंगे। एलिल क्लोराइड लिखना है, Cl लगा देंगे। वाइनिल क्लोराइड लगाना है तो ये Cl लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और ये अक्सर लोग गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, यहाँ का H हटा देते हैं वाइनिल एलिल के लिए, जबकि यहाँ का नहीं है, यहाँ का H हटेगा, ठीक है। एलिल ग्रुप हो गया। आप लोग बहुलीकरण में पढ़े भी होंगे, वाइनिल पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC, ऐसे पॉलीथीन बनती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, इस दृष्टि से भी कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। खैर अपन अभी तो एल्किल ग्रुप ही अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक आपने C6H6, ठीक है, ये इसमें वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो अपने लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना, जिसकी अपने को आवश्यकता नहीं है उसकी मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अपन जब जहां पढ़ेंगे वहां पर देख लेंगे। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं बेंजीन का मतलब होता है ये, ठीक है। ये लिखूं चाहे ये लिखूं एक ही बात है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको ये गोला लगाना भूल जाते हैं। अगर गोला लगाना भूल जाएंगे तो क्या बनेगा आपको मैं बाद में बताने वाला हूं। मान लीजिएगा गोला लगाना भूल गया तो ये बन गया, ये इसका सूत्र होता है C6H12, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब क्या होता है तुम इसको देखना, यहां पर प्रत्येक कॉर्नर पर एक C है, ये C और 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 ये कर दिया अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये बेंजीन है, ठीक है। और प्रत्येक कार्बन पर H जोड़ दो, ये क्या बन गया आपके, बेंजीन बन गई। ये बन गई बेंजीन। सर वो एच इधर लगाओ सी के, एच चाहे कहाँ लगाओ, चाहे इस साइड लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस साइड से लगाओ, ठीक है। ठीक, कार्बन का किस साइड से लगाओ एच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इस साइड से लगाओ, इधर मतलब एक ही है, ठीक है। अब सुनना, यहाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है यहाँ CH2 है प्रत्येक,
ठीक है ना, ये है। अब मुझे ये बताओ, कहते हैं बच्चे को बोलते हैं घोड़ा लगाना सर भूल गया, ऐसे नंबर थोड़े करते हैं, तो इसमें कितना फर्क आ गया। ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एलिफेटिक साइक्लोइड कंपाउंड है। बात समझ आ गया नहीं है पैटर्न। तो इसका फॉर्मूला C6H12 और इसका C6H6, ठीक है ना। तो 0 नंबर डायरेक्ट 0 नंबर मिल जाएगा ये। तो पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। बेंजीन है। अब मान लीजिए बेंजीन में से एक अगर मैं H हटा दूं, बेंजीन में से एक H अगर मैं आपको हटा देता हूं इसमें से किसी में, तो फॉर्मूला बनेगा C6H5, ठीक है। इसको बोलते हैं फेनिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? फेनिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका इसको बोलते हैं CH3, इसको बोलते हैं टॉलरीन। क्या बोलते हैं इसको? टॉलरीन। टॉलरीन। टॉलरीन का अगर मैं एक H हटा दूं तो इस ग्रुप को बोलेंगे बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन। बेंजीन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। अगर बेंजीन क्लोराइड लिखना है तो ये लिख देंगे। अब बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में पता है, उनको पता है कि C6H6 को बेंजीन बोलते हैं, इसलिए बेंजीन क्लोराइड लिखने का कहते हैं, ये लिख देते हैं C6H5Cl, जबकि फेनिल होता है। बेंजीन में से एक H हटाएंगे और जो ग्रुप बनेगा वो कौन सा ग्रुप होगा? आपके फेनिल ग्रुप होगा। टॉलरीन का एक H हटाएंगे, जो ग्रुप बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आपको बेंजीन ग्रुप बोलेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया Cl, मैंने लिख दिया तो इसका नाम होगा बेंजीन क्लोराइड। पता है समझ में? अब मान लीजिए क्या इसमें से मैं 2 H हटा दूं तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला CS, ये मान लो मैं लिखूं C6H5CHCl2। तो क्या होता है जबकि बेंजीन क्लोराइड, पता है ना, एक कार्बन से 2 H हटा देते हैं तो उसको लिंडिन ग्रुप बोलते हैं। क्या होता है जबकि बेंजीन क्लोराइड की अभिक्रिया जरिए कि उसके साथ क्लोराइड जाए, ठीक है ना। जब बेंजीन क्लोराइड आपको फॉर्मूला लिखना आएगा तभी आप लोग उसका रिएक्शन करा पाओगे। क्या होता है जबकि बेंजीन क्लोराइड की अभिक्रिया जरिए कि उसके साथ क्लोराइड जाए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, या निम्नलिखित में से किसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। समझे बात को? नहीं, क्रियाशीलता कम अधिक किसकी होती है, वो कैसे होती है हम देखेंगे। तभी आप इनका सभी का फॉर्मूला आपको लिखना आएगा, फेनिल क्या है, बेंजीन क्या है, ये क्या है, तभी आप इसको कर पाएंगे सॉल्व आगे, ठीक है। और तीनों H हटाएंगे तो उसको बेंजो ग्रुप बोलते हैं। अगर टॉलरीन का ये भी H हटा दो, जो ग्रुप बनेगा उसको बोलेंगे बेंजो ग्रुप। ये मुख्य अपन ग्रुप थे, इसकी हमने चर्चा की थी, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखना आगे। अब इसके बाद अपन देखेंगे नामकरण, ठीक है ना। नामकरण इससे रिलेटेड है। नामकरण वाला मैं चैप्टर इसे इसके साथ ले रहा हूं कि वो ये जो 2 दिन अपने पढ़ाया इसका एक बार दोबारा प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको याद करने की रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसीलिए दोबारा इसको ले रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शुरू में ये माना गया था, ठीक है ना। क्या माना गया कि कार्बनिक जो यौगिक है ना, इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, जीव या पेड़ पौधों से इनको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये शुरुआत से थोड़ी रही है, ठीक है। एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, ब्रजीलियस करके व्यक्ति था, उसने जैव शक्ति सिद्धांत दिया और क्या कहा कि जीवों में ये शक्ति होती है कि वो कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति कर सकते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। किसका मानना था? ये ब्रजीलियस का मानना था। और ब्रजीलियस उस समय बहुत बड़ा आदमी था, ठीक है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट माने जाते थे, और वो जो भी बात करते थे तो लोग उस बात को स्वीकार कर लेते थे। तो शुरुआत से ये माना गया कि कार्बनिक जो यौगिक है प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, इन्हें जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं इस ब्रजीलियन ने सिद्धांत दिया, जैव शक्ति सिद्धांत, जीवों में वो शक्ति होती है कि कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति कर सकते हैं। बात है समझ में नहीं। लेकिन 1828 के आसपास में एक वॉलर नामक साइंटिस्ट हुआ था, 1828 में वॉलर, ठीक है, जिसने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रयोगशाला में क्यों नहीं बना सकते, प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो भाई इसको कहा तो बना के देखो, तो इसने बना के दिखा दिया। और उस यौगिक का नाम क्या था?
NH2CONH2, इसको क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? यूरिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम आता रहता है। एक पिछले साल 2 साल पहले आरएस में हुआ था, उस आरएस में आया था, प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक पदार्थ। पहले प्रथम कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? प्रथम कार्बनिक पदार्थ था ये यूरिया। यूरिया। दूसरा है स्टडी का जो भी है। अब सुनो भाई बात, अब इसमें समस्या यह है कि एक उसके बाद में हजारों कार्बनिक यौगिक बनाए गए, ठीक है, पहले ये बनाया गया प्रयोगशाला में, और दूसरा इसके बाद में तो लाइन लगे, आज तो लाखों करोड़ों 50 लाख से ज्यादा क्या है कार्बनिक यौगिक है यार, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन, मुख्य पार्ट होता है कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कार्बन में कैटेशन संकलन का गुण होता है, जुड़ने का गुण होता है, इसलिए कार्बन के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात है, ठीक है ना। इतने सालों में 28 के बाद क्रांति सी आ गई, ठीक है ना। तो ये समस्या उत्पन्न हुई कि इनका नाम कैसे दिया जाए। पहले शुरुआत में क्या हुआ था, जिस स्रोत से उत्पन्न किए गए थे कार्बनिक यौगिक उसके आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता था, ठीक है, स्रोत के आधार पर या उसके विशेष गुण के आधार पर, ठीक है। जैसे जो फॉर्मिक एसिड प्राप्त किया जाता है, फॉर्मिका से, फॉर्मिका को बोलते हैं आपने चिट्टी को लैटिन भाषा में, तो इसको नाम लिख दिया फॉर्मिक एसिड। इसी प्रकार से आपके CH4 मीथेन है, मीथेन का मार्स गैस बोलते हैं, मार्स का मतलब है गंदी हवा, इसलिए इसका नाम मार्स गैस रख दिया गया, ठीक है। जिस स्रोत से उत्पन्न किया गया या उसके कुछ विशेष गुण के आधार पर उनका नामकरण कर दिया गया। कम संख्या थी तब तो कोई समस्या हुई नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा संख्या होने लगी तो सबका नाम रखना संभव नहीं हो सका, ठीक है ना। और रख भी लिया नाम ऐसे तो फिर याद कैसे करें, ये भी तो बहुत मुश्किल है, सब तो याद रहते नहीं है। तो इसके बाद में एक आपकी पद्धति और आई, व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में क्या माना गया? किसी एक यौगिक को आधार मान लिया गया, ठीक है ना, किसी एक यौगिक को आधार मान करके बाकी का नामकरण उसके आधार पर कर दिया गया। जैसे कोई गांव होता है, गांव के आधार पर व्यक्तियों का नाम होता है कि नहीं होता है, जैसे खासरियावास गांव है, मान लीजिए प्रताप सिंह खासरियावास, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, नाम हो गया तो उसके आधार पर किसी व्यक्ति का नाम है, हो गया बीच में, वैसे ही यानी एक यौगिक को आधार मान लिया और बाकी वालों का नाम उसके आधार पर कर दिया गया। इसमें एल्कोहल की पद्धति थोड़ी सी ज्यादा साइंटिफिक है, थोड़ी सी ज्यादा अधिक प्रभावी है, बाकी वालों में ये पद्धति ज्यादा सफल नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, वो अपन व्युत्पन्न पद्धति पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। अब मैं इसमें एक उदाहरण देता हूं आपका CH3OH, ठीक है ना। CH3OH उसको बोलते हैं, आपको वुड पद्धति में इसको बोलते हैं वुड स्प्लिट, वुड स्प्लिट, ठीक है ना, यानी इसको बोलते हैं कास्ट स्प्लिट। वुड मतलब कास्ट, हरी जो लकड़ी होती है ना उसके भंजक आसवन से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका लकड़ी स्रोत है, उसका वुड से प्राप्त किया गया, इसलिए इसका नाम वुड स्प्लिट रख दिया गया वुड पद्धति में। व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम रखा गया कार्बिनोल, ठीक है। इसको आधार बना करके बाकी एल्कोहलों का नामकरण रखने की कोशिश की गई, समझे बात को नहीं, कार्बिनोल के आधार पर बाकी का नामकरण। अब ये जो व्युत्पन्न पद्धति भी ज्यादा प्रभावी नहीं हुई, तब IUPAC की आवश्यकता पड़ी। IUPAC के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया। ये बात आई समझ में नहीं? अब सुनना, अब इसका अपन लोग देख रहे हैं, इसका नामकरण, इसका नाम वुड पद्धति में हो गया वुड स्प्लिट, कार्बिनोल हो गया आपका व्युत्पन्न पद्धति में, और IUPAC में से बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। एल को एल्केनॉल बोलते हैं IUPAC में, एक कार्बन है इसलिए इसको बोल गया मेथेनॉल। एक नाम इसका क्या है? मैथिल एल्कोहल, सादा नाम हो गया मैथिल एल्कोहल, कॉमन नाम, ठीक है। और इसको एक टॉक्सिक भी बोलते हैं, ठीक है, एक टॉक्सिक होता है, एक टॉनिक होता है, एक टॉनिक होता है। इसी प्रकार इसके नाम है CH3OH, ठीक है। इसे ग्रेन एल्कोहल बोलते हैं, क्यों धान एल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि धान से इसे प्राप्त किया जाता है। भाई बियर वगैरह जो बनाते हैं नहीं बनाते, वो किसी ज्वार से, जौ से वगैरह बनाते, इसे धान एल्कोहल भी इसको बोलते हैं। दूसरा इसका नाम हो गया उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, ठीक है ना।
और दूसरा इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। व्युत्पन्न पद्धति में इसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न पद्धति में इसको बोलेंगे CH3CH2OH। इस इतने का नाम क्या है, कार्बिनोल। कार्बिनोल का एक H हटा करके CH3 ग्रुप लग गया, इसलिए इसका क्या नाम हुआ, मैथिल कार्बिनोल। ये क्वेश्चन खूब एग्जाम आता है, ठीक है। स्टेटमेंट गलत है सही है, बोलते हैं कि एथिल एल्कोहल को व्युत्पन्न पद्धति में मैथिल कार्बिनोल कहते हैं। लोग गलत करते हैं, कहते हैं यार एथिल कार्बिनोल बोलते हैं। कार्बिनोल का मतलब क्या होता है, मैथिल एल्कोहल, ठीक है, CH3OH, उसका H हटा करके मैथिल ग्रुप लग गया है, इसलिए इसका नाम हो गया मैथिल कार्बिनोल। दूसरा एथिल एल्कोहल हो गया। और चौथा नाम इसका क्या है, IUPAC नाम है, 2 कार्बन है, इसलिए 2 को बोलेंगे एथेनॉल, ठीक है, और इसको बोलते हैं टॉनिक, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुनो बात, एग्जाम में क्वेश्चन आता है टॉक्सिक का मतलब ये जहरीली शराब है, ठीक है, और ये पीने वाली शराब है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पिछले दिनों क्या कहते हैं फलाने जिले में जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोग मारे गए हैं। वास्तव में यह जहरीली शराब होती है। तो जहरीली शराब क्या होती है, देखो ये होती है मैथिल एल्कोहल। इसमें तो कोई जरूरी नहीं मेथेनॉल है, इसमें ये भी नाम दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में नहीं क्या, आ गई। तो कुछ भी इसका नाम दिया जा सकता है, नहीं क्या, कुछ भी इसका नाम दिया जा सकता है। तो ये आपकी जहरीली शराब होती है, और ये जो शराब होती है जो लोग पीते हैं, जो जहरीला नहीं होता है, जहरीला होता है, और इससे लोग अंधे भी हो जाते हैं। पता है अंधे हो गए, बिहार में थोड़े दिन पहले खूब होला मचा था। नीतीश कुमार ने कहा कि जब राज्य में शराब की मनाही है, शराब पीनी नहीं, शराब पाबंदी है, तो मरे तो मैं क्या करूं, मैं क्यों दूं, राज्य सरकार क्यों दे भाई, क्या कहते हैं जुर्माना क्यों देते हैं, उन्होंने मना कर दिया था ना इस आधार पर। शराबबंदी जब लागू है और शराब पीते हैं लोग, तो उसका क्या किया जा सकता है। तो ये पीते तो ये होता। अब इसमें क्या होता है, समस्या क्या होती है, कभी कभी क्या करते हैं लोग शहरों गाँव में वगैरह में शराब बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते हैं, तो लकड़ी घुमा देते हैं उसके अंदर, किसके शराब के अंदर, तो मैथिल एल्कोहल की जगह एथिल एल्कोहल की जगह ये बन जाता है, उसका पार्ट अधिक ये बन जाता है, तो क्या हो जाता है, जहरीला होता है, लोग मर जाते हैं। दूसरा काम ये है, ये एथिल एल्कोहल है नहीं, मैथिल एल्कोहल बहुत सस्ता है, उद्योगों में काम आता है, ये भी उद्योगों में काम आता है, और दवाइयों में बहुत काम आता है। ये सॉल्वेंट है, अच्छा विलायक है, ठीक है ना, ये भी बहुत काम आता है और ये भी आता है, लेकिन ये बहुत सस्ता है। इससे क्या करते हैं, इसको प्राप्त किया जा सकता है, प्रोसेस करके रिएक्शन वगैरह करके इससे इसमें बदला जा सकता है। तो लोग क्या करते हैं, इससे इसको बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये अगर किसी वजह से पूरी तरह इसमें चेंज नहीं हो पाता है, तो पीते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, काम भी खत्म हो जाता है। समझ आई बात को नहीं है। तो ये बोला। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अब ये 2-3 चीज इसका देखेंगे अपन कि एल्कोहल को व्युत्पन्न पद्धति में क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण कार्बिनोल को आधार बना करके किया जाता है। कार्बिनोल किसको बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं मैथिल एल्कोहल, CH3OH को बोलते हैं, कार्बिनोल CH3OH। अब मान लीजिएगा ये CH3OH है, इसका एक मैंने H हटाया और CH2 और OH लगाया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैथिल कार्बिनोल। क्या हो जाएगा भाई, मैथिल कार्बिनोल। हाँ मैथिल कार्बिनोल, मैथिल कार्बिनोल हो जाएगा इसका नाम। और वैसे इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल, बता दिया आपने, एथेनॉल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं CH3 और CH और CH3 और OH, इसका क्या नाम होगा, व्युत्पन्न पद्धति में क्या बोलेंगे, इसके कितने H हटाए, इसके 2 H हटा करके 2 CH3 ग्रुप करेंगे, 2 को बोलेंगे डाई, ये डाई हो गया, क्या है डाई, मैथिल है, कहाँ जुड़े, कार्बिनोल में, डाई मैथिल कार्बिनोल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डाई मैथिल कार्बिनोल का IUPAC नाम ये होगा, ठीक है। तब आपको लिखना आएगा ना, तभी आप एक बार क्वेश्चन एग्जाम आया, क्या आया, इसका आया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत सारे लोग गलत करते हैं इसको बोलेंगे ट्राई, और ये मैथिल, ट्राई मैथिल, और ये कार्बिनोल। क्यों,
क्योंकि मेथिल और मेथिल अल्कोहल के 3 H हटा करके 3 CH3 ग्रुप लगा दिए हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल कार्बिनॉल। अब इसका आईयूपीएसी नाम एक बार पूछा क्वेश्चन, ट्राई मेथिल कार्बिनॉल है, ट्राई मेथिल कार्बिनॉल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो लोगों ने क्या कह दिया, आईयूपीएसी नाम ये लिख दिया 1 और 2 लिख दिया, कहा 1 डाई मेथिल 1 एथेनॉल या एथेनॉल, बिल्कुल गलत है। आईयूपीएसी की पहली शर्त क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चयन करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, तो लंबी चेन क्या होगी 1 2 3 1 2 3, कोई सा बना दो 1 2 और 3 का हो जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 हो जाएगा, कैसे भी बोलो इसको। इसलिए सबसे पहले रूल को क्या कर दिया उन्होंने, माना नहीं है, इसलिए गलत हो गया उनके। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मान लीजिएगा किसी से मैं ये पूछूं कि CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH2OH, इसका व्युत्पन्न पद्धति में क्या नाम होगा और आईयूपीएसी क्या नाम होगा? तो व्युत्पन्न पद्धति में तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा कार्बिनॉल, कार्बिनॉल का आगे कौन सा ग्रुप जुड़ा, कौन सा जुड़ा बोलो, एन प्रोपिल, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल कार्बिनॉल। एन प्रोपिल ग्रुप है कार्बिनॉल, एन प्रोपिल कार्बिनॉल, ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा किसका, आपका व्युत्पन्न पद्धति। और आईयूपीएसी में क्या होगा 1 2 3 4 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मान लीजिएगा CH3 और CH, और यहां से ये तो अपने कर दिया है ना आपका, ये आपका CH और यहाँ CH3 और ये OH, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम है सबसे लंबेस्ट कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 और 4। अब ना ये नंबरिंग यही और उससे होगी, जो ब्रांच नजदीक होगी जिस ओर से उस ओर से नंबरिंग देंगे। OH ग्रुप इसके नजदीक है, 2 पर है, कम अंक आएगा 2 पे, यहाँ से देते तो 3 पे आता, इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगी। इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2 आपके ब्यूटेनॉल, और साधारण नाम इसका क्या है कर बताया था, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। और व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम होगा, ये व्युत्पन्न पद्धति में कार्बिनॉल हो गया इतना, कार्बिनॉल कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका व्युत्पन्न पद्धति में नाम होगा एथिल मेथिल कार्बिनॉल। मेथिल एथिल कार्बिनॉल नहीं होगा, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा ना उसको पहले लिखेंगे, ई पहले आता है, एथिल पहले लिखेंगे, मेथिल बाद में आता है, एम बाद में लिखेंगे, एथिल मेथिल कार्बिनॉल। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। चलो आगे तो बढ़िया बात है। अब मान लो कोई किसी व्यक्ति को मैं पूछूं भैया, ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका व्युत्पन्न पद्धति में क्या नाम होगा, तो ये हो गया कार्बिनॉल, और कार्बिनॉल के साइड में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, नियोपेंटिल। मैंने बताई कि न्यू ग्रुप की आपकी पहचान क्या होती है, नियो ग्रुप की पहचान ये होती है कि एक ही कार्बन परमाणु पर 2 CH3 ग्रुप 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, और कम से कम 5 कार्बन होते हैं, तो 3 जुड़े हुए हैं इस पर और 5 कार्बन है, ये नियोपेंटिल और ये कार्बिनॉल हो गया, ठीक है। अब देखना अगला, यहां से मान लीजिए मैं इसको यूं करूं, यहां से ये CH और ये CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये CH2 और OH, इसका तुम व्युत्पन्न पद्धति का नाम बता सकते हो क्या? ये हो गया कार्बिनॉल, इतना हो गया कार्बिनॉल, इससे ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, ग्रुप ये आइसो ग्रुप है, क्योंकि एक कार्बन परमाणु पर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, तो आइसो 3 4 और 5 आइसोपेंटिल कार्बिनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटिल कार्बन, हाँ आइसोपेंटिल कार्बिनॉल हो जाएगा। क्यों कार्बिनॉल का मतलब ही क्या होता है CH3OH, उसका एक अपने H हटाया, कौन सा ग्रुप जुड़ा उसके पीछे लिख देंगे, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन में आगे चलता हूं, मान लीजिए मैं पूछूं भाई तुम ये बताओ,
आपका CH2 डबल बॉन्ड CH आपका, और ये CH2 और OH, इसका साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम है एलिल एल्कोहल। एलिल ग्रुप है, पता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2O, CH2 और OH लगा, जिसको एलिल अल्कोहल बोलते हैं। अगर व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम दिया जाएगा तो ये हो गया आपका क्या? कार्बिनॉल। और इस लाइन में कौन सा ग्रुप होगा? वाइनिल, तो इसका नाम हो जाएगा वाइनिल कार्बिनॉल। कार्बिनॉल, वाइनिल कार्बिनॉल। ठीक है, बात आई समझ में नहीं? अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और CH2 और ये OH, इसका क्या नाम होगा व्युत्पन्न पद्धति में? क्या नाम होगा व्युत्पन्न पद्धति में इसका? अब ये हो गया कार्बिनॉल इतना ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप है? एलील, तो इसका नाम हो जाएगा एलील आपके कार्बिनॉल। बात आई समझ में नहीं है? ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको पूछूंगा C6H5 CH2 और OH, इसका व्युत्पन्न पद्धति में क्या नाम हो जाएगा? बोलो। व्युत्पन्न पद्धति में ये हो गया कार्बिनॉल, और कौन सा ग्रुप जुड़ा? फेनिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल कार्बिनॉल। फेनिल कार्बी और ये नॉल, फेनिल कार्बिनॉल। बात आई समझ में नहीं? ठीक है, अब मान लीजिए मैं अगला ये पूछूं, C6H5 CH2 और CH2OH, इसका व्युत्पन्न पद्धति में क्या नाम होगा? क्या नाम होगा व्युत्पन्न पद्धति में इसका भाई? क्या नाम होगा इसका? अब इसको बोलते हैं कार्बिनॉल, इतने को क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? कौन सा ग्रुप है? बेंजील, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजील, और ये आपका हो जाएगा कार्बिनॉल। बेंजील कार्बिनॉल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, बेंजील कार्बिनॉल हो गया। अब एक क्वेश्चन लास्ट में आपको बताता हूं, और एक क्वेश्चन आपको देता हूं, घर पे आप करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा ही आएगा ही। ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको ये पूछ लेता हूं, मुझे तुम ये बताओ कि इसका व्युत्पन्न पद्धति में क्या नाम होगा? इसका कॉमन नाम क्या है? इसका कॉमन नाम आप लोग क्या बताओगे? इसका कॉमन नाम होगा भैया आइसो ग्रुप है, और टोटल कार्बन 4 है, तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, IUPAC नाम 1 2 3, तो 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, और व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम होगा ये कार्बिनॉल, और कौन सा ग्रुप जुड़ा? आइसोप्रोपिल, तो आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। बात आई समझ में नहीं? अब एक क्वेश्चन आपको करना है, क्या करना है? और इस प्रकार से करना है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, C4H10O के कुल कितने समावयव होंगे? मैंने आपको बताया था 4 + 3 बराबर कितने? 7। C4H10O के कुल कितने समावयव होंगे? 7 समावयव होंगे, जिसमें 4 एल्कोहल और 3 ईथर। 3 ईथर, ठीक है, 3 ईथर और आपके 4 एल्कोहल। तो आपको क्या करना है? 4 एल्कोहलिक जो समावयव है ना, 4, इन 4 एल्कोहलिक समावयव है, इनके संरचना सूत्र लिख करके इनके कॉमन नाम क्या है, व्युत्पन्न पद्धति में क्या नाम है, और रूट पद्धति में क्या, सॉरी इसमें IUPAC पद्धति में क्या नाम है, ये काम कर लेना है। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरा ये भी ध्यान रखना आपको कि C4H9 आपका Cl। ठीक है, इनके आपको लिखना है, क्या नाम लिखना है? ये संरचना सूत्र लिखना है, इनके कॉमन नाम भी लिखने हैं, और आप IUPAC नाम लिख सको तो IUPAC नाम भी इसके लिख लेने हैं। ठीक है, 2 काम तो आपको ये करना है, मुख्य है ना। और इसके बाद में अपन जो है कुछ, क्योंकि व्युत्पन्न पद्धति का एल्कोहल ही इंपॉर्टेंट है, बाकी वाला का ज्यादा कोई मतलब नहीं है, अपन देख लेंगे। जैसे एल्केन का नाम को मेथेन पदार्थ बना के किया जाता है, तो 2-3 है, तो उसको अपन कभी भी देख लेंगे। फिर अपन थोड़ा सा इसका नामकरण देखेंगे अपने यौगिकों का, क्योंकि जब तक आपको नामकरण नहीं आएगा ना, तब तक आप क्या है, जब तक नामकरण आपको नहीं आएगा तब तक आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। आप अपन थोड़ा को नामकरण को बहुत अच्छी तरह देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना,
ताकि आपको समस्या न रहे बीच में। बहुत सारे लोग आईयूपीएसी के पीछे लगे रहते हैं, आईयूपीएसी से भी कुछ नहीं होता है, कॉमन नाम दे करके ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईयूपीएसी नहीं आना चाहिए, आप कॉमन चीज आएगी तो आईयूपीएसी में कोई ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। आईयूपीएसी तो मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वही करा दूंगा, उसका वो समस्या आपको रहने वाली नहीं है, ठीक है ना। इसलिए उसको देख लेना है। तो अपन उसका आईयूपीएसी का कुछ देखेंगे, जैसे नामकरण वगैरह कुछ देखेंगे और उसके बाद में रिएक्शन पढ़ना करेंगे। इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे ताकि आपको कोई रटने की आवश्यकता ही नहीं हो। मेरा दावा है, मैं कहूँ वैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल आपको मुकदमान आपको याद हो जाएगी, ठीक है। चलते चलते आप बोलना शुरू कर दोगे, ऐसे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। आज इतना ही, आगे और आगे देखेंगे। थैंक यू।